कुछ चंद तो गद्दार हर जगह होते हैं ना। तो आप तो कह रहे हैं ना सर खुले मन से कि वो लोग मिले हुए हैं सर। तो मिले हुए नहीं है क्या? कौन कह रहा है नहीं मिले हुए? वो बताओ मुझे आप। वो खुद कह रहे हैं हम हारने, उनके सबसे बड़े वकील जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हारने के लिए केस लड़ते हैं। मिले हुए नहीं है क्या वो? उनके सबसे बड़े मौलाना जो हैं, देश की 150 करोड़ जनता में से 95% लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट पे से उनका विश्वास उठ चुका है। ये बात फैक्ट है। क्यों? बहाना दिखाने के लिए लोग, ताकि ये सोचे कि भाई ये इस वजह से जीत गए, उस वजह से जीत गए चुनाव, इसलिए ये पूरा एक प्रपंच रचा जाता है। वरना ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतने की आरएसएस की और बीजेपी की तैयारी को लेकर जो महमूद प्राचा जी का जो बयान है वो भी सुर्खियों है कि ये लोग सब आरएसएस से मिले हुए हैं। तो इसी मुद्दे पर तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं सर किस तरह देख रहे हैं सलमान अजहरी का जो बयान आया, हिंदुवादी संगठन एफआईआर करवाई, उनको गिरफ्तार भी हुए, कहा जा रहा है हेट स्पीच दिए हैं, नफरती बयान दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, नफरती बयान मोदी जी तो नहीं देते, अमित शाह जी कहते हैं उल्टा लटका देंगे बिहार में जाके, वो नफरती बयान नहीं होता। और मोदी जी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कब्रिस्तान और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो हेट स्पीच नहीं होती। और जो मोहन भागवत जी की सारी टीम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, जो भारत का संविधान तोड़कर जलाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो तो नफरती बात नहीं होती, वो तो देशद्रोह नहीं होता। ये देशद्रोह और ये नफरती बयान हो जाता है। तो ये जो दोहरा मापदंड है ना, ये आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो लोग देशद्रोही हैं। उनका हर एक कार्यकर्ता जो कोई बाय डिफ़ॉल्ट ईमानदार ना हो, मतलब जिसका परिवार पीछे से ऐसे रहा हो ईमानदार, और वैसे बहुत मुट्ठी भर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे आरएसएस में, क्योंकि हो ही नहीं सकते। क्योंकि उनका तो देखिए कितना बड़ा धोखा सरदार पटेल साहब को दिया। ऐसे संगठन में कोई ईमानदार आदमी क्यों गलती से ही घुसेगा ना। जिन्होंने ये कहा सरदार पटेल साहब को कि आज के बाद हम कभी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कान पकड़ के, तब उन सरदार पटेल साहब ने उनका बैन हटाया। अब उसके बाद पॉलिटिक्स में नहीं है क्या आरएसएस? उनका एक व्यक्ति संगठन मंत्री होता है बीजेपी में, और उनके सारे कार्यकर्ता जो बीजेपी में हैं उनके कार्यकर्ता होते हैं। तो इतना बड़ा झूठ जो सरदार पटेल साहब से बोल सकते हैं और फिर उसमें जाके मेंबरशिप लेते हैं, तो वो ईमानदार होंगे या बेईमान, ये मैं देश की जनता पे छोड़। लेकिन सर जगह जगह जो एफआईआर हुआ है, कहा जा रहा है सर तमाम टीवी चैनल में कहा रहा है जहरीला मौलाना है, भड़का रहा है मुसलमानों को, हिंदुओं को। कह तो रहा हूँ, जो संविधान जलाते हैं वो तो जहरीले नहीं होते। जो ये कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को पढ़ाई नहीं करने देंगे, उनको ज़मीन नहीं रखने देंगे, उनको सड़क पे नहीं चलने देंगे, उनको कॉमन जगह से पानी नहीं पीने देंगे, वो तो जहरीले नहीं होते। बाकी सब लोग जहरीले होते हैं। तो जिसको वो बुरा कहते हैं वही अच्छा है। ये मापदंड बना लेना चाहिए देश में लोगों को। सर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो क्या जिस तरह तौकीर रजा कह रहे हैं और आम भी मुसलमान कह रहे हैं कि अदालत से भरोसा ख़त्म हो गया है, भरोसा नहीं, आपको भी लग रहा है ऐसा क्या? मुसलमान थोड़ी कह रहे हैं, सिर्फ देश की 150 करोड़ जनता में से 95% लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट पे से उनका विश्वास उठ चुका है। ये बात फैक्ट है। क्यों? क्योंकि अदालतें खुद एक तरीके से, इसमें जनता की भी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को। अदालत में तो 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ कि हम पे दबाव है, जनता हमें बचाए। अब जनता जो मालिक है उनकी, वो उन्हें बचाने नहीं गई, तो फिर मजबूरी में उन्हें अपना डर के मारे, या मजबूरी समझ लीजिए, उन्हें वो रास्ता इख्तियार करना पड़ा जो उनकी जान और उनके परिवार की जान को सुरक्षित रखता था। तो इसीलिए, लेकिन जनता अब खड़ी हो गई है। ईवीएम का विरोध इतनी तगड़े तरीके से कर रही है कि हम पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे। जनता ने डिक्लेयर कर दिया, अब कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके जनता खड़ी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम देखते हैं कौन डराएगा सुप्रीम कोर्ट को हमारी। जब जनता ये कह रही है तो सुप्रीम कोर्ट में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ताकत आएगी और अच्छे फैसले आना शुरू होंगे। सर लेकिन जिस तरह से कह रहे लोग कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जैसे मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन दूसरे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। तो इसीलिए जनता जब जागरूक हो जाएगी तो सारे संस्थान जो हैं वो मजबूत हो जाएंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, हमारा ये मानना है। और हम जल्दी, प्रशांत भूषण साहब ने भी एक मीटिंग बुलाई है, हम उसके लिए यही करेंगे कि हम अदालतों को कैसे मजबूत करें, उनका कॉन्फिडेंस जो आज कुछ डगमगाया सा लग रहा है उसको कैसे मजबूत किया जाए। जजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, जजेस फ्री एंड फेयर होते हैं, जजेस अपनी कोर्टों को खुला रखना चाहते हैं। आज ऐसा माहौल क्यों बन गया है
कि जजेस कई बार ऐसे भी ऑर्डर पास करते हैं कि हमारी कोर्ट के अंदर मत आओ कोई, तो ये क्यों हो रहा है? तो इसीलिए ये जनता की जिम्मेदारी है, मालिकों की जिम्मेदारी होती है कि अपने सभी नौकरों को सुरक्षित रखें ताकि वो अपनी संविधान की शपथ को ईमानदारी से पालन कर सकें और ईमानदारी से अपनी नौकरी कर सकें। सर तौकीर रजा कह रहे थे कि जो दूसरी बाबरी नहीं होने देंगे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कमेटी आरएसएस से मिला हुआ है, फिर दूसरी बाबरी कौन होने से रोक पाएगा सर? जो ईमानदार लोग होंगे, देश की जनता रोकेगी ना। SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग जो संविधान पसंद करते हैं वो रोकेंगे, वो गलत फैसले नहीं होने देंगे। कुछ चंद तो गद्दार हर जगह होते हैं ना। तो आप तो कह रहे हैं ना सर खुले मंच से कि ये वो लोग मिले हुए हैं सर। तो मिले हुए नहीं है क्या? कौन कह रहा है नहीं मिले हुए हैं? वो बताओ मुझे आप। वो खुद कह रहे हैं हम हारने, उनके सबसे बड़े वकील जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हारने के लिए केस लड़ते हैं। मिले हुए नहीं है क्या वो? उनके सबसे बड़े मौलाना जो हैं, जो बाबरी मस्जिद का केस ये कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, तो मिले हुए नहीं है क्या वो? आपके बयान से मुसलमानों में डर का माहौल है कि मुसलमान सोच रहे हैं कि हमारे रहनुमा ही मिल गए हुए हैं दूसरों से, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे? नहीं, और अगर ये मैं भी एक्सपोज ना करूं उनको, ये सच्चाई ना बताऊं, तो तब ज्यादा डर नहीं, तब तो साफ ही हो जाएंगे सब कि जो उनके कायद बने बैठे हैं वही दुश्मन से मिले हुए हैं। तो क्या अंजाम होगा? आप कम से कम आगाह तो हो गए, अपने कायद बदलने के लिए तैयार तो हो गए। कायद बदल दोगे, ईमानदार कायद ले जाओगे तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। मतलब फिर किस दुश्मन की मजाल है जो किसी भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के व्यक्ति से लड़ सके? किसी दुश्मन की मजाल नहीं है। भीमा कोरेगांव नहीं देखा आप लोगों ने? 500 लोगों ने 17,000 लोगों को कैसे 2 मिनट में भगा दिया था। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बहादुर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो गद्दार होते हैं, उनको जो ये साजिश करता लोग होते हैं, जो RSS और BJP के हैं, वो तोड़ लेते हैं। उसी के माध्यम से तो कुछ वो लड़ाई जीतते हैं अपनी, वरना कौन जीत सकता है? अच्छा सर, तो कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन करेंगे, मुसलमान गिरफ्तारी दे जगह जगह से, तो इससे क्या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा? सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो गद्दार भी हैं वो गद्दार 2 वजह से, एक तो लालच, हज़ारों करोड़ रुपए जो लेते हैं FCRA के, और इधर उधर से जो लोगों को चंदा लेते हैं बेवकूफ़ बना के, काम तो कोई करते नहीं है, काम अपने ही पेट भरते हैं। और अभी एक मौलाना की तो मैं गेटअप देख के हैरान हो गया, एकदम फ्रेश गेटअप में आए ना वो आजकल, जो दोनों में से जवान है वो एकदम फ्रेश गेटअप वैसा ही आया जैसा मोदी का देखते हैं ना। मोदी जी का गेटअप कितना बढ़िया होता है, उस पर लाखों रुपए रोज खर्च होते हैं उनका गेटअप बनाने के लिए, वैसा ही कुछ गेटअप इनका आ रहा है नजर। तो मुझे लगता है जो मेकअप आर्टिस्ट हैं दोनों ने वो भी सेम कर लिए हैं। RSS ने उनको उधार दे दिया। कुछ लोग आपकी जो बात समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग समझ पाते। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? कुछ लोग क्या समझना, देखो ना अभी एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एकदम चकाचौंध दाढ़ी कैसे थी किसकी, और सफेद रंग का जो बांध रखा था, सफेद रंग की दाढ़ी, यहाँ कुछ यहाँ पे कुछ काले बाल, ये सब टेलर मेड है। जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना वो बनाते हैं आदमी को सुंदर दिखाने के लिए। जैसे मोदी जी का एक भी बाल इधर से उधर नजर आता है आपको दाढ़ी में, पहले ऐसा नहीं था उनका। अभी दाढ़ी जो एकदम शेप की हो गई है, जैसे मोदी जी की शेप वाली है। तो मुझे लग रहा है मेकअप आर्टिस्ट भी एक ही जैसा RSS ने दोनों को प्रोवाइड कर दिया है। तो अब भी और कोई सबूत चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा इससे ज़्यादा। और तो ये लोग मिले हुए ही हैं ना। अगर ये मिले हुए ना होते, अब जो कह रहे हैं हम जीत गए, बाबरी मस्जिद का केस आप बता दो आपको भी तो कुछ थोड़ी बहुत समझ है। बाबरी मस्जिद का केस हम जीते हैं, हारे हैं? हार गए हैं। क्यों? आप वकील, आप बताएं क्यों हारे? बड़े इतने बड़े मौलाना कह रहे हैं हम केस जीत गए, मैं क्यों बताऊंगा? तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? मौलाना इतने बड़े झूठ बोलते हैं? तो मौलाना केस थोड़ी लड़ रहे, वो वकील थोड़ी है, मौलाना थोड़ी है। मौलाना नहीं तो केस लड़ा। सारे जो मौलाना है पर्सनल लॉ बोर्ड के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, और जमीयतों के दोनों, उन्होंने मिलकर ही तो बाबरी मस्जिद का केस लड़ा है। अब वो कह रहे हैं केस जीत गए, आप कह रहे हो हार गए, तो आप झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अब आप बताओ ना, बाबरी मस्जिद कहीं नहीं नजर नहीं आ रही मुझे, पर केस हम जीत गए। बाबरी मस्जिद नजर आ रही है आपको कहीं? कहीं नहीं। तो फिर केस तो मेरे ख्याल से हार गए हम, ये तो कोई आम आदमी बता सकता। सब बता रहे हैं हार गए सर, तो वो कह रहे हैं जीत गए। तो जो इतना बड़ा झूठा मक्कार व्यक्ति हो सकता है, जो इतनी हिम्मत कर सकता है, क्यों कि लोग उसकी इज्जत करते हैं, अंधभक्ति करते हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो ये तो मक्कारी का काम है ना। बाबरी मस्जिद का केस हम जीत गए। वो क्या कहते हैं, मनु के चरणों में हमने सर झुका रखा था, और हम सबसे कहते हैं आओ मनु के चरणों में सर झुकाओ। तो आप लोग तो सर, आप तौकीर रजा भी तो महापंचायत किए थे ना सर, उसमें भी तो लोग आए थे। तो अब जब इतने बड़े लोगों ने इतनी बड़ी गद्दारी और धोखा कर दिया, तो दूसरे लोग तो आएंगे ही ना सामने। हम तो ये कह रहे हैं ये अभी भी सुधर जाएं। देखिए मेरी इनसे कोई जाति लड़ाई नहीं है। ये बेईमानी का रास्ता छोड़ के, ये डरपोक पने का रास्ता छोड़ के बहादुरी का रास्ता इख्तियार करें,
हम सब फिर इनके साथ मैंने पहले भी काम किया है, इनकी हर तरह से हिफाजत की है, इनकी हर जगह जय जयकार कराई है मैंने, मैं दोबारा इनके साथ काम तो करूँगा। क्या लग रहा है सर, ये सब 24 की तैयारी है क्या? एक तरफ मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरी तरफ ये ज्ञानवापी का मामला शुरू हो जाता है, मथुरा का भी मामला है, तो सर ये सब क्या कैसे देख रहे हैं सबको? देखिए ये बात मुझे बार बार नहीं कहनी चाहिए, मैं अपना पहले मेरे ऊपर जो हमारे मथुरा जिसका मैं वकील हूँ मेन, उसके ऊपर उन्होंने 22 फौजें उतार रखी हैं, बाकी सबके खिलाफ इतनी फौजें नहीं हैं, हमारे खिलाफ तो उन्होंने 22 फौजें उतार रखी हैं, 23 उनमें से कई क्रिमिनल फौजें भी हैं, क्रिमिनल हैं जो उनको उतार रखा है आरएसएस और बीजेपी ने हमारे खिलाफ। लेकिन फिर भी क्योंकि हम हारने के लिए केस नहीं लड़ रहे, तो हम लड़ तो रहे ना, और मुकाबला हो रहा है। हमने तो अभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया अप्रैल तक का, हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आया था, लेकिन हमने तुरंत स्टे ले लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं वो नज़र ही आता है, इनके वकील बोलते हैं हारने के लिए लड़ते हैं, और ये कहते हैं हार के भी जीत जाते हैं। सर 24 में इसका क्या असर पड़ रहा है? 24 में देखिए ईवीएम का असर पड़ेगा सबसे ज़्यादा, बाकी किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। उसका बहाना दिखाने के लिए लोग, ताकि ये सोचे कि भाई ये इस वजह से जीत गए, उस वजह से जीत गए चुनाव, इसलिए ये पूरा एक प्रपंच रचा जाता है, वरना ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतने की आरएसएस की और बीजेपी की तैयारी है। सर तो ईवीएम को लेकर भी तो आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम तो देश की रक्षा करने के लिए संवैधानिक तरीकों से, पीसफुल तरीकों से आवाज़ हर मुद्दे पे उठा रहे हैं। चाइना के लिए भी हम उठा रहे हैं, बेरोज़गारी के लिए भी हम उठा रहे हैं, जो देश का पैसा लाखों करोड़ रुपए चुरा के अडानी अंबानी को दे दिया और वो भाग गए सब देश से, लाखों करोड़ रुपए चुरा के मोदी जी के माध्यम से। अभी पेटीएम का मुद्दा जो है वो भी हम उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संविधानवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम देशभक्त हैं। जो लोग बेईमान हैं, पेटीएम की किसी प्रधानमंत्री को एडवर्टीजमेंट में फ़ोटो देना चाहिए था आपको, वो कह रहे हैं उन्होंने अपने आप दे दिया, तो कोई एक्शन लिया? 2018 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको कह रहा है कि पेटीएम चोरी कर रहा है, और मोदी जी 2023 में उत्तराखंड में जाके पेटीएम की तारीफ कर रहे हैं। और कोई सबूत चाहिए? ठीक है, थैंक यू।